Good morning everyone. My name is Mohammad Akhilakur Rahman Ansari, assistant teacher of Banardi High School, Jharkhand government. Today I am going to teach you figure of speech, one of the most important topic in English literature, and already I have taught you part 1, 2, 3, 5th, 6. So today I am going to teach you part 4. Actually part 4 छूट गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 4 भी बना दूँ, क्योंकि आप लोग जब सीरीज देखेंगे तो ये हो जाएगा। और आप जानते होंगे कि ये ई कॉमर्स जोन है, इसी के अंडर हमारा चलता है प्रोग्राम जितने भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हाल में कमेंट करें। कुछ मैं बच्चों को देख रहा हूँ बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, हर हाल में कमेंट कीजिए कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मेरा वीडियो को कम से कम 2-3 बार आराम से पॉज करके देखें और एकदम नोट बना लें, क्योंकि ये जो नोट बनेगी ये कन्फर्म आपको सीटेट, जेटेट, यूपी टेट, बिहार टेट, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, जेपीएससी, यूपीएससी, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे आप क्लास का एग्ज़ाम हो, सब में 3-4 क्वेश्चंस आनी है, ये लगभग तय है। और मैं कम से कम 20 वैसे फिगर ऑफ स्पीच को बता रहा हूँ जो जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये फ्रीक्वेंटली ये पूछे जाते हैं सवाल। हम और आप अक्सर ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कम से कम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो हर हाल में पूछी जाती है। या कोई भी आपसे कोई पर्सन पूछ सकता है कि बताइए फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा है तो ये कौन सा है। तो मैं फिगर ऑफ स्पीच जो पार्ट 4 पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ, फिर गवर्नमेंट इंडिया ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको जीवन अच्छा जीने में लगेगा। और कम से कम एक विद्यार्थी को कम से कम 8 से 10 घंटा हर हाल में पढ़नी चाहिए लॉकडाउन में। एक्सक्यूज़ आप देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, एक्सक्यूज़ नहीं देंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया उसको कभी याद नहीं रखती है जो दुनिया से लेते हैं, बल्कि दुनिया उसको ज़रूर याद रखती है जो दुनिया को कुछ देते हैं। तो ट्राई टू बिकम ए डोनर, नॉट ए आप ट्राई टू बिकम ए डोनर, मन देने वाला बनिए, टेकर मत बनिए, ठीक है। तो उसी के तहत आप ये देखेंगे, मैं जो पढ़ा रहा था बेस्ड ऑन चॉइस, तो उसमें जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनाफोरा। ये आद्य पुनरुक्ति, इसका हिंदी में बोलते हैं, ये अलंकार है। ये एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी पोएम में ज़्यादा पूछी जाती है। इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है, द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द वेरी बिगिनिंग और ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सेंटेंस में या कोई भी फ्रेज में या कोई भी एक वर्ड हो, ये कोई भी पोएम में बार बार रिपीट करेगी। मैंने सक्सेसिव का मतलब वो बार बार आएगी, रिपीटिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि रिपीटिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनाफोरा में। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, व्हाट लाइज बिहाइंड अस एंड व्हाट लाइज बिफोर अस, हम लोग के पीछे क्या है और हमारे सामने क्या है। वो आर टाइनी मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स हो सकते हैं, कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन, और हम लोग विद इन माने अंदर में। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो बहुत ही एजुकेशनिस्ट, आप जानते होंगे इनको, और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, एजुकेशनिस्ट थे और एसियस्ट थे और बहुत बड़े पोएट भी थे और ऑथर भी थे। उन्होंने कहा है ये लाइन को, तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका ये हो रहा है, व्हाट लाइज, यहाँ आपका रिपीटेशन किया, फिर देखिए व्हाट लाइज, फिर किया, फिर देखिए व्हाट लाइज किया, और इस तरह से हम देखेंगे तो एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में 1 2 3 टाइम्स रिपीट किया है। दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। आद्य पुनरुक्ति मतलब बार बार इसका आता है, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस या क्लाउज का बार बार आना, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा, आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जानते होंगे, इसको 1964 में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के सबसे जाने माने अगर टॉप 10 लीडर में इनको गिना जाता है। अपार्थिड यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। 1964 में हालांकि इनको ये भी मिला था, नोबेल में शांति पुरस्कार ही मिला था। उन्होंने एक स्पीच दिया था, बहुत ही अच्छा स्पीच, वन ऑफ द
मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीच इन दिस वर्ल्ड, और बहुत टॉप रेटेड स्पीच है उनका, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है कि मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, वहाँ की पहाड़ियों पर चढ़ूंगा। तो आप इसको, ये बहुत लॉन्ग स्पीच है इसीलिए मैंने सिर्फ एक लाइन लिख दिया है, आई हैव ए ड्रीम स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये बहुत ही फेमस स्पीच है, उसमें भी इन्होंने आई हैव ए ड्रीम बार बार उन्होंने रिपीट किया है। तो ये इस तरह से आई हैव ए ड्रीम, ये क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया, यहाँ रिपीट होगा। नेक्स्ट क्या है, एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सी हेयर इज एवरी डे वन टाइम एंड every and here is now, so you will strike out this one, every and every. So in this sentence 3 every are repeated frequently, 3 every को यहाँ रिपीट किया गया है, मतलब ये 3 एवरी लिखी गई है। सेंटेंस में डिफिनीशन क्या कहता है आपका अनाफोरा का, कि रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड या फ्रेज, या तो वर्ड होगा रिपीटेशन या फ्रेज होगा, या हो सकता है सेंटेंस भी हो, क्लॉज भी हो, लेकिन यहाँ पर वर्ड रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट में है, और याद रखिएगा ये सेंटेंस रिपीट कर रहा है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, ठीक है ना, ये सेंटेंस रिपीट कर रहा है। एवरी यहाँ पर वर्ड है, व्हाट लाइज ये जो है आपका एक सेंटेंस भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरह का क्लाउजेज भी है। नेक्स्ट में क्या है, आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ राइट हेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान देना है कि आई वॉन्ट माई मनी, नाउ हेयर इज सी, आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ राइट, तो यहाँ पर ये एक रिपीट किया है और ये राइट है और ये राइट है। तो ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में राइट आपको रिपीट किया है। राइट हेयर मतलब ये फ्रेज भी हो सकता है, राइट हेयर करेंगे तो एक फ्रेज बन जाएगा, ये क्लाउज बन जाएगा। सो फ्रेज या क्लाउज जो भी बनना है, ये आपका फ्रेज क्लाउज वर्ड जो भी आपको यहाँ बन रहा है, अगर आप इसको राइट हेयर लेंगे तो आप एक क्लाउज के रूप में देख सकते हैं, बट अगर राइट लेंगे तो सिर्फ वर्ड है। तो मेरा ये कहना है कि रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड, सेंटेंस और क्लाउज या सेंटेंस हर हाल में रिपीट होता है। नेक्स्ट में आपका बेस्ड ऑन चॉइस, और आपको मैं बताया था चॉइस के आधार पर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, और उसके आधार देखेंगे तो नेक्स्ट आपका है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसको हम इंट्रोगेशन या अलंकारिक प्रश्न बोलते हैं। अलंकारिक प्रश्न का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब थोड़ा सा देना अटपटा होता है। जैसे आप भी कोई बच्चे जब घर में होते हैं तो अपने पापा को बोलते हैं, पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए, 200 चाहिए, 100 चाहिए। तो पापा क्या जवाब देते हैं बेटा को, बेटा क्या पेड़ में रुपये फलते हैं या पेड़ में आपका ग्रो होता है। तो इस तरह से जो रिटोरिकल क्वेश्चंस होता है उसको हम देखते हैं। अब आइए हम आपको उदाहरण के द्वारा और समझाते हैं। डिफिनीशन क्या है, एक क्वेश्चन पोज्ड माने आस्क्ड टू प्रोवोक थॉट रेदर देन टू जनरेट एन आंसर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड जस्ट फॉर इफेक्ट और टू ले एम्फेसिस। इस तरह से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो उसी क्वेश्चन और उसी आंसर को इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है रिटोरिकल क्वेश्चन। याद रखिएगा न्यूज़ चैनल वगैरह में या आज के बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये रिटोरिकल क्वेश्चंस की जाते हैं, लोग बोलते भी हैं क्या ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल है डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सॉरी, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज का मतलब क्या हुआ, क्या मनी जो है पेड़ में पैदा होते हैं, तो नहीं, ये मालूम है कि उनको नहीं होता है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो इम्फेसाइजेज होता है। नेक्स्ट में क्या है, इट इज़ टू हॉट टुडे इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग किया गया है, एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग, कहता है कि नरेटर मतलब जो स्पीकर है वो कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है ना। तो मेरा कहना ये है कि इसमें उसको मालूम है कि गर्मी है, उसके बाद भी इम्फेसाइज कर रहा है। नेक्स्ट में आपका है माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इज द पॉप कैथोलिक। क्या पॉप कैथोलिक है? आप जानते होंगे रोमन और प्रोटेस्टेंट ये दो प्रकार के जो है क्रिश्चियनिटी में दो प्रमुख जो भाग हैं, एक रोमन कैथोलिक को मानते हैं और एक आपको एक रोमन हुआ और एक दूसरा जो है टाइप है आपका एक रोमन हो गया और एक दूसरा है। तो मेरा कहना है एक कैथोलिक है, रोमन एक कैथोलिक। तो कैथोलिक जो होंगे वो कन्फर्म पॉप होंगे, तो इसीलिए ये सवाल कर रहा है। तो क्यों नहीं होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे तो पॉप होंगे, खासकर कैथोलिक क्रिश्चियन। तो
तो नेक्स्ट में क्या, इज रेन वेट, क्या रेन जो है वेट है, वेट मतलब गीला है, डंपी टाइप का है। आप बताइए, जब बारिश होगी तो कन्फर्म गीला ही होगा, सूखा तो बारिश कभी होती नहीं है। नाउ नेक्स्ट, डू डॉग बार्क्स, क्या कुत्ते भौंकते हैं, बताइए, कुत्ते हैं तो कन्फर्म भौंकेंगे। लेकिन मैं इस तरह से क्वेश्चन इसीलिए करता हूं ताकि मैं इम्फेसाइज करूं और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दूं, क्यों नहीं भौंकते हैं, भौंकते जरूर है। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है जो इसी के आधार पर, चॉइस के आधार पर है, वो क्लाइमेक्स है। ग्रीक जो वर्ड है इससे लिया गया है KLIMAX, क्लाइमेक्स पहले ऐसे लिखा जाता था, अब K की जगह C लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है लैडर। लैडर का माने उत्कर्ष, या मतलब कहीं पर चढ़ना, सीढ़ी। अब देखिए क्या होता है इसका डिफिनेशन, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए सीरीज ऑफ आइडियाज इज अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस और फोर्सफुलनेस। जैसे वेनी विडी विंसी, आप जब जूलियस सीजर का बहुत अच्छा पूरा आप उसका ड्रामा पढ़ेंगे, इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसने वेनी विडी वीसी, जूलियस सीजर जो है बोलते हैं, जो 100 BC से 44 BC रोम में थे, उनका 44 BC में जानते हैं उनका हत्या हो गया ब्रूटस के कंसिपरेंसी के तहत। तो उन्होंने कहा था आई केम, मैं आया, मैं देखा, आई सॉ एंड आई कंक्लूड। देखिए क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आप कोई भी घटना को इस तरह से आप अरेंज करते हैं, जैसे पहले कम इम्पोर्टेंस है, उसके बाद उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसी को हम धीरे धीरे 1 to 1 करके क्लाइमेक्स माने सीढ़ी चढ़ना होता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंटी क्लाइमेक्स, मतलब उतरना। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइमेक्स मतलब चढ़ना, उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब चरमोत्कर्ष। कोई भी आप सीन बॉलीवुड देखते होंगे, हॉलीवुड मूवी, खास करके बॉलीवुड की बात करते हैं तो देखते होंगे कोई सीन अब लगा मारने वाला है, जान चला जाएगा, जान चला, अचानक फिर सीन बदल जाता है, यानी वो क्लाइमेक्स हो गया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए सीरीज ऑफ आइडियाज आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फुलफुलनेस। इस तरह से बहुत सारे घटनाओं को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि बहुत अच्छा लगता है, चरमो उत्कर्ष मतलब एकदम हाई पॉइंट पर जाता है, इसको क्लाइमेक्स बोलते हैं। क्लाइमेक्स का इसे मैं बहुत सारा वर्ड सिनोनिम्स बता दूंगा, अपेक्स होता है, अकमे होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो क्लाइमेक्स है इसका मतलब हुआ है एकदम हाई पर चले जाना। तो इसी में नेक्स्ट आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, आई स्माइल्ड, ही स्माइल्ड, ही लाव्ड, ही रोड। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उसने हंसा, स्माइल माने हंसना होता है, स्माइल मुस्कुराना, उसके बाद वो हंसा। स्माइल और मुस्कुराना, हंसना में अंतर है। स्माइल आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन लाफ आपको हमेशा हर जगह नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो ही रोड, हो मतलब चिल्लाया या रोया। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो घटनाएं हैं, पहले वो स्माइल किया, तब हंसा, तब मैंने रोड किया, चिल्लाया या गरजा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका इंटेंसिटी कम है, इससे इसका ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है, यानी वो क्लाइमेक्स हो गया, मतलब वो चरम उत्कर्ष पर चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था, माई गाइड, वो मेरा पथ प्रदर्शक था, एंड माई लाइफ, मेरा जीवन था। तो ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर जो है माई फ्रेंड जो है मतलब एक दोस्त है। अब देखिए गाइड जो है उसके बाद जो है उससे थोड़ा सा बड़ा है, और जो माई लाइफ है यानी जीवन में सब कुछ है, जीवन है, तो समझ जाइए वो बहुत बड़ा है। इसीलिए इसका जो इंटेंसिटी होता है 1 to 3, यानी वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ही साइड, ही मटर्ड, बस्ट इनटू ए वेल। वेल का माने रोर होता है, इस तरह से चिल्लाना, और मटर्ड का माने होता है मर माने थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बात करना। तो वह जो है साइड मतलब उसको थोड़ा सा बुरा लगा तो सुसक रहा था या सोब कर रहा था, उसके बाद वो धीरे धीरे ममर किया, ममर माने धीरे धीरे बोला। उसके बाद क्या हुआ, अचानक वो बस्ट इनटू ए वेल का मतलब क्या हुआ, अचानक को रोने या चिल्लाने लगा। तो यहाँ देखिएगा बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटेंसिटी कम है, इससे इसका ज़्यादा है, इससे मतलब वो सबसे ज़्यादा है। अब जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइमेक्स का इसका उल्टा होता है एंटी क्लाइमेक्स। इसका हिंदी होता है अनुवति अलंकार, इसको डाउनग्रेड बोलते हैं, इसको अपग्रेड बोलते हैं, इसको डाउनग्रेड बोलते हैं। इसका जो डिफिनीशन है, तो इसमें आपका जो है कोई क्वेश्चंस अगर कोई एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल दे देगा। मान लीजिए इस तरह के कोई सेंटेंस लिख देगा, तो आपको देखना है कि कैसे अरेंज किया गया है, यानी इसका इंटेंसिटी कितना है। आप ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा। सबसे पहले इसका मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो मैं आया, मैं देखा और मैं जीत गया। तो बताइए जीतना पहले घटना हुआ कि पहले मैं गया? मैं गया,
यानी मैं वहाँ गया, उसके बाद मैं वहाँ देखा, तब मैं उस पूरे एरिया को जीता, जूलियस सीजर ने कहा था। ठीक है, जो बहुत बड़ा रोम के जनरल, मैंने बहुत बड़ा आर्मी जनरल थे, और वो आर्मी पर्सनल समझ जाइए कि बहुत बड़ा पद पर थे, वो उसको हत्या कर दी गई। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले आए, देखे, उसके बाद जीते। तो यहाँ पर जो आपको इस तरह से जो उदाहरण दिया रहेगा, तो आपको एग्जाम्पल में बनाना होगा, एग्जाम में बनाना होगा कि ऐसे करके आपको देखना है कि कौन सा फिगर विशिष्ट में आएगा। अब देखिए एंटी क्लाइमेक्स माने अनुवति अलंकार, डाउनग्रेड इसका होगा। अब देखिए इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है, एन एंटी क्लाइमेक्स इज ए डिसअपॉइंटिंग एंड टू एन एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव सीरीज ऑफ इवेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी घटना को हम डाउनग्रेड से क्या करते हैं, अपग्रेड में करते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले मान लीजिए कोई 5 मेरे पास घटना हुई, 5 मेरे साथ घटना हुई, तो सबसे पहले मैं 5वां को लिखूंगी, फिर मैं चौथा को लिखूंगी, फिर मैं तीसरा को, फिर मैं चौथा को, फिर मैं दूसरा, और फिर आपका पहला हुआ। तो इसमें आपका ये एग्जाम्पल है, यू आर माई गाइड, आप मेरे पथ प्रदर्शक हैं, माई क्लासमेट, उसके बाद माई क्लासमेट। तो बताइए अगर मैं गाइड को बोलता हूँ ये बड़ा है या क्लासमेट, तो कन्फर्म है गाइड बड़ा, यानी पथ प्रदर्शक बड़ा होता है और क्लासमेट छोटा होता है। तो ये देखिए डाउनग्रेड जा रहा है, डाउन माने सबसे पहले आपका ये बड़ा है, उसके बाद छोटा है। आप जानते होंगे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल सकते हैं। घटनाओं को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और घटनाओं को यहाँ पर हम क्या, कोई भी घटना को हम क्या करते हैं, इसमें असेंडिंग ऑर्डर और एंटी क्लाइमेक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या, नेक्स्ट एग्जांपल और आपको समझ में आएगा। ही रोड, ओ चिल्लाया, रोड माने चिल्लाया, टॉक्ड बात किया, एंड विस्पर्ड धीरे धीरे कानाफूसी किया। अब बताइए, तो सबसे खतरनाक ये है ना, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका कम है, उसके बाद इसका और ज़्यादा कम, सबसे कम है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, घटनाओं का डिक्रीज होना। नेक्स्ट में ही लॉस्ट हिज फैमिली, देखिए कितना अच्छा सूटेबल एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल इज द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल फॉर एंटी क्लाइमेक्स। ही लॉस्ट हिज फैमिली इन एन एक्सीडेंट, ही टुक प्लेस एन एक्सीडेंट, एंड इन दैट एक्सीडेंट he lost his family, that is family is very important, followed by his fortune, fortune that means property, and his dog, followed by he lost in that accident dog। तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले वो फैमिली को खोता है, उसके बाद फॉर्चून का माने यहाँ संपत्ति होगा, और डॉग का माने क्या होगा, कुत्ता होगा। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, फैमिली है कि नहीं, बिल्कुल फैमिली है। उसके बाद कौन है, संपत्ति है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद डॉग, और डॉग का कितना कीमत है जान ही रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसका डॉग का, तो ये सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो इसको हम एंटी क्लाइमेक्स बोलेंगे। और इसको हम क्लाइमेक्स में भी रख सकते हैं एग्जांपल, ही लॉस्ट हिज डॉग, यहाँ पर बोल सकते हैं ही लॉस्ट हिज डॉग, उसके बाद हिज फॉर्चून एंड हिज फैमिली। ये आपका क्या हो गया, क्लाइमेक्स में हो गया, उसका उल्टा एंटी क्लाइमेक्स होगा। नाउ नेक्स्ट, सी इज ए ग्रेट राइटर, वो बहुत बड़ी राइटर है। ए मदर, उसके बाद एक मदर है, एंड ए होमेरिस्ट। होमेरिस्ट का मतलब क्या होता है, हंसाने वाला, हास्यास्पद जो है, वाक्य बोल बोल कर किसी को हंसाना। तो ये आपका है सटायर टाइप का करना, तो हंसना। तो ये आपका फोर्थ जो एग्जांपल है बहुत सूटेबल, इसलिए देखिए कि सी इज ए ग्रेट राइटर, वो बहुत बड़ी राइटर है, तो राइटर बहुत बड़ा है, कन्फर्म है। उसके बाद मदर है, मदर से कहीं ज़्यादा अगर देखा जाए तो दिमाग जो है राइटर का होता है, मर्डर का भी अलग जगह है, बट इसको पहले बड़ा है ये, उसके बाद उससे ये बड़ा है, उसके बाद ये ह्यूमरिस्ट ये छोटा है। तो राइटर बहुत बड़ा होता है, राइटर के अंदर बहुत सारा सेंसिटिविटी, बहुत सारा इंटेलिजेंसी होती है। तो अगर हम देखेंगे तो आज मैंने पार्ट 4 में डिस्कस किया एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा थोड़ा सा इसको ये अब थोड़ा सा पूरा हाईलाइट कर दे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद करते हैं आप ले लिए होंगे। उसके बाद हाल में देखिए आप एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन चॉइस के आधार पर एनोफोरा पढ़ाया, इसमें सेंटेंस फ्रेज वगैरह रिपीट होता है, ये मैं उदाहरण बताया हूँ। नेक्स्ट में क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब अलंकारिक क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट में क्लाइमेक्स यानी ऊपर चढ़ना, घटनाओं को लगातार 1 2 3 करके डालना, मतलब लिखना या बताना। और एंटी क्लाइमेक्स पिक्चर वगैरह में क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स सीन आता है, देखिएगा। और नेक्स्ट में क्या एंटी क्लाइमेक्स लास्ट है, इस पार्ट का लास्ट है, जिसमें हम घटनाओं को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस उम्मीद के साथ माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे सहपाठियों, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पाठ को पूरा समझ गए होंगे। मैं बस आपसे ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप
इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप ई कॉमर्स जोन में जा कर के देखिए, और इंग्लिश का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, कॉमर्स का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। कॉमर्स भी देख सकते हैं क्लासेज, मैडम जो पढ़ाती है, आप इंग्लिश क्लास भी देख सकते हैं, प्लीज़ वहाँ देखिए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और एक सीरीज़ में बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस आंसर वगैरह बनाऊंगा, उसके बाद ये मैं ओवर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपका मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर का कुछ चैप्टर या कुछ और दूसरा चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम में मैं पढ़ाने वाला हूँ इसी का पार्ट एक और पार्ट में बनाऊंगा। उसके बाद एक बार मैं क्वेश्चन आंसर देखूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, लास्ट में बट नॉट द लिस्ट, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। शिव खड़ा इंटरनेशनल राइटर, यू कैन विन। आप जो है हर हाल में अच्छा करें, बेस्ट करें। गुड और बेटर से आज के ज़माना में काम नहीं चलने वाला है, हमेशा बेस्ट करें। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।